दोस्तों ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसने पास्ट में कुछ ऐसा किया था जिसकी वजह से उसे 15 साल तक एक छोटे से रूम में बंद करके रखा जाता है। उसने पास्ट में क्या किया था ये जानेंगे आज की स्टोरी में। दोस्तों इस कहानी की एंडिंग ऐसी है जो आपका दिमाग हिलाकर रख देगी, तो हो सके वीडियो को एंड तक वॉच करना। तो कहानी की शुरुआत में हम एक बिजनेसमैन को देखते हैं जिसका नाम डाइसू है। डाइसू बहुत ज्यादा शराब पीने की वजह से गिरफ्तार कर लिया जाता है। डाइसू वहाँ पर सभी से बदतमीजी करता है, लेकिन उसका दोस्त जुहान पुलिस वालों से माफी मांगकर उसे छुड़ा लेता है। वो दोनों पुलिस स्टेशन से बाहर आते हैं और डाइसू अपने घर पर फोन लगाता है। फोन उसकी बेटी उठाती है जिसका आज बर्थडे है और डाइसू उससे कहता है कि वो जल्द ही घर आ जाएगा और बहुत सारे तोहफे भी उसके लिए लाएगा। अब उसका दोस्त फोन पर बात करने लगता है। डाइसू टेलीफोन बूथ के बाहर आ जाता है और जब उसका दोस्त जुहान बात को खत्म करके पीछे पलटता है तो वो देखता है कि डाइसू वहाँ पर नहीं है। उसका दोस्त उसे ढूंढने की बहुत कोशिश करता है पर डाइसू उसे कहीं नहीं मिलता क्योंकि उससे किसी ने किडनैप कर लिया था। तभी हम डाइसू को देखते हैं जो एक छोटे से गेट से अपना चेहरा बाहर निकालता है और उस खाना देने वाले से पूछता है कि मैंने ऐसा क्या गुनाह किया था जो तुमने मुझे यहाँ बंदी बनाया। लेकिन वो आदमी उसे कोई भी जवाब नहीं देता और वो चुपचाप वहाँ से चला जाता है। डाइसू को इस बात की बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी कि ये लोग इसे 1-2 दिन नहीं, 1-2 हफ्ते नहीं और 1-2 महीने भी नहीं बल्कि पूरे 15 साल के लिए यहाँ पर कैद करके रखने वाले थे। डाइसू यहाँ रहकर पागल ना हो जाए इसीलिए वो लोग कमरे में एक गैस छोड़ते थे जिसकी वजह से डाइसू को नींद आ जाती थी। एक दिन जब डाइसू सो रहा होता है तभी यहाँ 2 लोग आते हैं और उसका खून निकाल लेते हैं और अगले दिन डाइसू टीवी पर देखता है कि उसकी वाइफ का किसी ने खून कर दिया है और पुलिस डाइसू को एक खूनी घोषित कर चुकी है क्योंकि क्राइम स्पॉट पर उन्हें डाइसू का खून मिला था। डाइसू ये सुनकर पूरी तरीके से टूट जाता है और सुसाइड करने की कोशिश करता है, लेकिन बंदी बनाने वाले लोग उसका इलाज कर देते हैं। इसी तरीके से डाइसू एक बार नहीं बार बार सुसाइड करने की कोशिश करता है, लेकिन वो लोग बार बार उसका इलाज करके उसे ठीक कर देते हैं क्योंकि किसी कारण से वो लोग नहीं चाहते थे कि डाइसू मरे। और इसी बीच डाइसू अपने दुश्मन से बदला लेने के लिए यहाँ पर काफी ज्यादा ट्रेनिंग भी करता है जिससे वो यहाँ से जब आजाद हो और जिसने उसे यहाँ कैद करके रखा है वो उससे बदला ले सके। एक दिन जब डाइसू खाना खा रहा था तो उसे एक आइडिया आता है। उसे खाने के लिए जो चॉपस्टिक्स मिली थी वो उससे दीवार को खुरदना शुरू कर देता है और इसी तरीके से 15 साल बीत जाते हैं और वो दीवार के किनारे तक पहुंच जाता है। यहाँ से उसे पूरा शहर दिखाई दे रहा था और उसका एक ही मकसद था यहाँ से बाहर जाने के बाद उस आदमी को ढूंढना जिसने उसकी जिंदगी को नरक बना दिया था। वो उस रात सो जाता है इस उम्मीद में कि वो कल रात यहाँ से भाग जाएगा और अगले दिन जब उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को एक सूटकेस से बाहर निकलता हुआ पाता है और आज उसने 15 साल के बाद खुले आसमान को देखा था और सूरज की रोशनी की वजह से उसे कुछ देर तक कुछ भी नहीं दिखाई देता है। डाइसू को वहाँ पर एक आदमी दिखता है जो उसी बिल्डिंग पर सुसाइड करने के लिए आया होता है। डाइसू उसे देखकर अजीब तरीके से सूंघने लगता है क्योंकि उसने 15 साल के बाद किसी इंसान को देखा था। अब डाइसू अपनी पूरी स्टोरी उसको बताता है ताकि उसके अंदर जीने की चाह आए और वो सुसाइड ना करे और डाइसू वहाँ से चला जाता है। तभी डाइसू को रियलाइज होता है कि ये सन 2003 है और उसके लिए सारा कुछ चीजें नई हैं। वो एक जगह पर बैठकर फिश पॉन्ड को देखने लगता है। तभी उसके पास एक भिखारी आता है और उसे एक सेलफोन और एक वॉलेट देकर कहता है कि मुझसे कुछ ना पूछना क्योंकि इस बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता है। डाइसू एक रेस्टोरेंट में बैठा होता है तभी उसी सेलफोन पर एक फोन आता है जिसे उस भिखारी ने दिया था और उस फोन पर वही आदमी होता है जिसने डाइसू को 15 साल के लिए किडनैप किया था। वो आदमी डाइसू से पूछता है तुम्हें आजाद होने के बाद कैसा लग रहा है, लेकिन डाइसू उससे बार बार पूछता है कि तुमने मुझे 15 साल के लिए किडनैप क्यों किया था। तो इस पर किडनैपर कहता है कि वो एक बार वो फिर से अपने पास्ट को याद करे और अपनी जिंदगी में झांके कि आखिर उसने ऐसा क्या किया था जिसकी वजह से उसे 15 साल के लिए कैद में रहना पड़ा। इतना कहकर वो किडनैपर फोन काट देता है। हम देखते हैं डाइसू काफी ज्यादा थक गया था जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो खुद को एक लड़के के साथ पाता है। उस लड़के का नाम मीडो होता है। मीडो उसी रेस्टोरेंट में जॉब करती है और वो डाइसू की लिखी हुई डायरीज को पढ़ने लगती है जो कि डाइसू को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। अगले दिन डाइसू अपनी बेटी का पता लगाने के लिए जाता है, लेकिन उसे वहाँ पता चलता है कि उसकी बेटी को किसी ने अडॉप्ट कर लिया है और वो अब कोरिया में नहीं रहती, इसीलिए उसे अभी नहीं पता है कि डाइसू ने उसकी माँ का कत्ल किया है। अब डाइसू डिसाइड करता है वो तब तक अपनी पत्नी की कब्र पर नहीं जाएगा जब तक वो उस कातिल को ढूंढ नहीं लेता। इसीलिए वो अलग अलग रेस्टोरेंट में जाता
है खाना खाने के लिए, क्योंकि उसे उस जेल में जो खाना खिलाया गया था वो उसको कभी भी नहीं भूल सकता। सैकड़ों होटल्स का खाना टेस्ट करने के बाद वो एक होटल में पहुंचता है और ये वही रेस्टोरेंट था जिसका खाना इसने पिछले 15 सालों से खाया था। वो फूड डिलीवरी बॉय का पीछा करता हुआ उस जगह पर पहुंचता है जहाँ पे उसे बंद करके रखा गया था। डायसो उस जेल के मैनेजर से सिर्फ एक ही सवाल पूछता है कि उसे यहाँ बंद करने के लिए किसने कहा था, लेकिन उसे कुछ भी नहीं पता होता। इसीलिए डायसो उसके पूरे दांत तोड़ देता है और यहाँ काम करने वालों को बुरी तरीके से पीट देता है। लेकिन इस बीच उसे भी काफी ज्यादा चोट लग जाती है, इसीलिए वो इसी हालत में रोड पर आता है और वो अचानक से बेहोश हो जाता है। इसी बीच एक आदमी उसे उठाकर एक टैक्सी में बैठा देता है, लेकिन वहां से जाने से पहले वो डायसू को उसके नाम से बुलाता है। इसीलिए डायसू को उस पर शक होता है, लेकिन वो इस हालत में नहीं था कि वो उसका पीछा कर सके। लेकिन जब डायसू को होश आता है तो उसके सामने मीडो होती है जिसने उसके घावों की मरहम पट्टी कर दी थी। डायसू अपने साथ कुछ टेप्स भी लाया होता है जिन्हें वो एक एक करके सुनने लगता है। उसे वहाँ सिर्फ एक बात का पता चलता है, जिसने भी उसे वहाँ 15 सालों के लिए कैद रखा। उसे सिर्फ डायसू से एक ही शिकायत थी कि वो बोलता बहुत था। अगले दिन वो अपने दोस्त जोहान से मिलने के लिए जाता है जो 15 साल पहले उससे अलग हो गया था। जोहान उसे देखकर गले लगा लेता है और रोने लगता है। डायसू उसके इंटरनेट कैफे में एक आईडी बनाता है और आईडी बनाते ही उसके पास एक मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि उसका क्रिमिनल केस कल परमानेंट बंद हो जाएगा, जिसका मतलब था कि डायसू अब पूरी तरीके से आजाद होने वाला था। डायसू का दोस्त उसे बताता है तुम्हें अपनों में किसी को ढूंढना चाहिए, क्योंकि उन्हीं में से कोई है जो तुम्हारे साथ ये सब कर रहा है। डायसू को मीडो के ऊपर शक होता है क्योंकि बिना किसी कारण के मीडो ने उसकी मदद की थी। इसीलिए डायसू मीडो को बांध देता है और उसे उस बारे में पूछने लगता है। तभी उसके दोस्त जोहान का कॉल आता है और वो बताता है कि उसने उस आईडी को ट्रैक कर लिया है। लेकिन यहाँ पे हैरानी वाली बात तो ये थी कि वो एड्रेस डायसू के सामने वाली बिल्डिंग का था। वो जल्दी से उस बिल्डिंग के अंदर जाता है। वहाँ पर वही आदमी उसे मिलता है जिसने डायसू की हेल्प की थी। इस आदमी का नाम वूजिन है। यहाँ पर वो अपना नाम डायसू को नहीं बताता। डायसू उसे देखकर ना आपा खो देता है और उस पर हमला कर देता है। इस पर वूजिन उससे कहता है कि तुम चाहो मुझे मार सकते हो, लेकिन मेरे दिल के अंदर एक पेसमेकर लगा हुआ है और वो चाहे तो एक रिमोट की बटन से अपने आप को मार सकता है। और वो डायसू को 5 दिन का टाइम देता है और उससे कहता है और तुमने अगर ये पता लगा लिया कि मैंने तुम्हें आखिर 15 सालों यहाँ पर कैद क्यों रखा तो वो खुद को मार लेगा, और अगर उसने नहीं पता लगा पाया तो वो मीडो को मार देगा। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है और डायसू भी उससे कुछ नहीं कहता, क्योंकि डायसू को भी जानना था कि आखिर उसने ऐसा क्या किया जिसकी उसे इतनी बड़ी सजा मिली। अब डायसू मीडो के पास आता है तो वो वहाँ पे देखता है कि उस जेल के मैनेजर ने मीडो को पकड़ लिया है और वो डायसू के दांत तोड़ना चाहता था। लेकिन तभी गेट पर वूजिन का आदमी आता है और वो डायसू को छोड़ने के बदले उसे बहुत सारे पैसे देता है और वो लोग उसे छोड़कर वहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन जाते जाते डायसू उनसे कहता है कि वो उनके हाथों को काट देगा, क्योंकि उसने उन्हीं हाथों से मीडो को छुआ था। मीडो अपना जॉब छोड़ देती है और मीडो डायसू के साथ कहीं दूर चली जाती है। एक रात जब वो दोनों होटल में ठहरे होते हैं तो उस रात वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं और जब वो सोकर उठता है तो उनके सामने एक बॉक्स रखा हुआ था जिसको खोलने पर उसी जेलर का हाथ था जिसने मैडी को बांधा था। डायसू मिस्टर पार्क का हाथ काटना चाहता था, लेकिन वो इस बात से हैरान था कि वूजिन को ये बात कैसे पता चली। वो एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप पर जाता है जहाँ उसके जूते के अंदर एक ट्रांसमीटर मिलता है जिसके जरिए वूजिन उनकी सारी बातें सुना करता था। अब डायसू थोड़ा रिसर्च करता है तो उसे एक स्कूल के बारे में पता चलता है जिसमें वो पढ़ा करता था और डायसू उस स्कूल के अंदर जाता है जहाँ पर उसे पता चलता है एक लड़की जिसका नाम लीसुआ है, उसकी सारी फोटोज वहाँ से हटा दी गई थी। डायसू अपने दोस्त से पूछता है क्या तुम इस लड़की के बारे में जानते हो, जिस पर जोहान उसे बताता है कि ये लड़की उसी के क्लास में पढ़ा करती थी और उसे बताता है कि उसने एक नदी में कूदकर अपनी आत्महत्या कर ली थी। और साथ ही ये भी बताता है कि ये लड़की पूरे स्कूल में काफी ज्यादा बदनाम थी, क्योंकि कई सारे लोगों का कहना था कि उसके बहुत सारे लोगों के साथ नाजायज संबंध हैं। वहीं पर हम वूजिन को देखते हैं जो ये बातें सुन लेता है और उसे लीसुआ के लिए कही गई ये बातें बर्दाश्त नहीं होती और वो जोहान को जान से मार डालता है। वूजिन उसे बताता है लीसुआ कोई सड़क छाप लड़की नहीं थी। इतना कहने के बाद वो
वहाँ से चला जाता है। डाइसू को अपने दोस्त की मौत का बहुत पछतावा था, मीडो को कुछ ना हो जाए, इसीलिए वो मीडो को मिस्टर पार्क के पास छोड़ देते, क्योंकि मिस्टर पार्क एक ऐसी जेल का इंचार्ज था जहाँ पे पैसा देकर लोग किसी को भी रख सकते थे। इसीलिए डाइसू मीडो को वहीं पर रख देता है और सच्चाई की तलाश में वो अकेला ही निकल जाता है। और उसे एक दिन पहले याद आता है कि जिस स्कूल में वो पढ़ा करता था, स्कूल को छोड़ने से एक दिन पहले वो लड़की लीसुहा और उसके भाई को स्कूल के अंदर फिजिकल होते हुए देख लिया था। और लीसुहा का भाई और कोई नहीं बल्कि वूजिन है। और डाइसू ने जो भी स्कूल में देखा था वो अपने दोस्त वुहान को बता देता है और उससे कहता है ये बात सीक्रेट रहनी चाहिए। और यही उसकी लाइफ की सबसे बड़ी मिस्टेक थी, क्योंकि इसके बाद पूरे स्कूल में इस बारे में पता चल जाता है, जिसकी वजह से लीसुहा सुसाइड कर लेती है और इसी का बदला वूजिन डाइसू से ले रहा था। अब जबकि डाइसू को पता चल चुका था क्यों वूजिन ने उसे 15 साल तक बंदी बनाए रखा था, इसीलिए वो वूजिन के पेंट हाउस में पहुंचता है और वो वूजिन के पास जाता है और उससे कहता है कि मैंने सच्चाई का पता लगा लिया है और वादे के अनुसार अब तुम्हें मरना होगा। डाइसू वूजिन से कहता है कि तुमने अपनी कजिन सिस्टर को भी नहीं छोड़ा, किसी को तुम्हारे रिश्ते के बारे में पता ना चले, इसीलिए तुमने उसे मार डाला। इस पर वूजिन हंसने लगता है और कहता है सिर्फ तुम्हारे मुंह खोलने से ये बात सबको पता चल गई। और लीसुहा को लगने लगा कि वो प्रेग्नेंट है और लोगों के दबाव में आकर उसने सुसाइड कर लिया। अब यहाँ पे एक ऐसे राज का खुलासा होता है जिसे सुनकर आपके पैरों के तले से जमीन खिसक जाएगी। वूजिन डाइसू को बताता है कि उसने मीडो और डाइसू दोनों को हिप्नोटाइज किया था और दोनों जागने के बाद वैसा ही बिहेव कर रहे थे जैसा उन्हें प्रोग्राम किया गया था, जिसका मतलब था मीडो का डाइसू से प्यार करना सब कुछ प्री प्लान्ड था। वूजिन एक पर्पल बॉक्स की तरफ इशारा करता है और उसे डाइसू को खोलने के लिए कहता है। डाइसू को उसके अंदर एक छोटी बच्ची की फोटो मिलती है और जैसे जैसे डाइसू उन फोटोज को पलटता है तो उसे पता चलता है मीडो और कोई नहीं बल्कि उसी की लड़की है जिससे वो प्यार करता है और जिसके साथ वो इंटीमेट भी हो चुका है। जिसे सुनकर वो आग बबूला हो जाता है और वूजिन पर हमला कर देता है, लेकिन वूजिन का बॉडीगार्ड उसे बहुत मारता है और मार मार कर अधमरा कर देता है। इससे पहले वो डाइसू को जान से मार पाता, वूजिन अपने ही बॉडीगार्ड को मार देता है। वूजिन मिस्टर पार्क के पास फोन लगाता है और हम देखते हैं मिस्टर पार्क भी वूजिन के साथ मिला हुआ है। मीडो के सामने भी सेम बॉक्स रखा हुआ था। डाइसू फोन पर मीडो से कहता है चाहे कुछ भी हो जाए तुम उस बॉक्स को ना खोलना, और गुस्से में आकर वो वूजिन से कहता है कि मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। और अगले ही पल डाइसू उसके पैर पकड़ लेता है और वूजिन से कहता है वो जिंदगी भर उसका कुत्ता बनकर रहेगा और वो कुत्तों की तरह बिहेव भी करता है, उसके जूतों को चाटता है। लेकिन मीडो को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता चलना चाहिए। डाइसू को ऐसा करता देख वूजिन उस पर हंसने लगता है। डाइसू इस पर समझ जाता है उसे क्या करना है, इसीलिए वो अपनी जबान को काट देता है, क्योंकि वो जबान ही थी जो वूजिन को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। जिसके बाद वूजिन मिस्टर पार्क के पास फोन करता है और उसे वो बॉक्स खोलने से मना कर देता है। वूजिन उसे इसी हालत में छोड़ देता है और उससे कहता है अब उसके लिए जीने का क्या मतलब रह जाएगा। और इतना कहकर वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन उसके पेस मेकर का रिमोट यहाँ पर गिर जाता है। डाइसू उसे तुरंत उठा लेता है, उसके बटन को दबा देता है, लेकिन उससे वूजिन को कुछ भी नहीं होता। इस रिमोट को दबाते ही स्पीकर से कुछ आवाजें आने लगती हैं जो कि मीडो और डाइसू की थी। और ये आवाजें उस टाइम की थी जब मीडो और डाइसू होटल में इंटीमेट हो रहे थे। डाइसू के लिए ये सब सुनना उसके बर्दाश्त के बाहर होता है और वो वहीं पर गिरकर रोने लगता है। वूजिन का अब बदला पूरा हो चुका था और वो उस दिन को याद करता है उसकी बहन ने उसके सामने सुसाइड किया था। वो रोने लगता है और उसके जीने का अब कोई मकसद नहीं था, इसीलिए वो खुद को शूट करके खुद की जान ले लेता है। कुछ दिनों के बाद हम डाइसू को देखते हैं जो कि एक हिप्नोटाइज करने वाली महिला के पास आया था और उसे चिट्ठी लिखकर उसने अपनी पूरी कहानी उसे बता दी थी और वो उससे कहता है कि वो उसकी सारी यादों को भुला दे। अब वो लेडी डाइसू को हिप्नोटाइज करके उसे सब कुछ भुला देती है। फिर डाइसू अकेला जागता है। मीडो उसे ढूंढते हुए आती है और उसे गले लगा लेती है। डाइसू के चेहरे पे एक पल के लिए खुशी आती है। ऐसा लगता है कि डाइसू सब कुछ भूल चुका है और तभी वो खुशी एक भयानक दुख में बदल जाती है, जिससे ऐसा लगता है कि डाइसू को अब भी सब कुछ याद है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। आपको एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूलें। और अगर यहाँ तक आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।